गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने जो खत्म कर दिया है अब उसके आगे जाना है हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अगले भाग में। इस भाग में क्या होगा, हम ब्रिटिश का एक्सपेंशन पढ़ेंगे, यानी कैसे ब्रिटिशर्स अंग्रेज धीरे धीरे पूरे मतलब भारत पर अपना साम्राज्य जमाते गए, अधिकार कर लिए, उसी को हम जानेंगे। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अच्छा, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे वो कैसे बंगाल को अपने कब्जे में लिए, अवध को लिए, पंजाब को लिए, मैसूर को लिए, कैसे इन सब क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए, क्या क्या किए, क्या क्या शासक हुआ था, इनके लेने की नीतियां क्या रही थी। साथ में ब्रिटिशर्स का कुछ हम लोग पॉलिसी भी जानेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी तरीके से और भी है, उन सबको भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम यहाँ से चालू करते हैं। तो आप लोगों को पहले से पता है कि मुगल साम्राज्य जब चल रहा था तभी अंग्रेज आए थे, परमिशन लिए थे, और औरंगजेब के शासन तक, औरंगजेब जब तक थे, एकमात्र मुगल शासक के, एकमात्र नहीं अंतिम प्रभावशाली शासक जो था औरंगजेब थे। जब तक औरंगजेब थे तब तक ब्रिटिशर्सों का जो अंग्रेज थे इनका ज्यादा नहीं चल पाता था, अंग्रेज मतलब काबू में रहते थे। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो क्या होता है कि मतलब इनको बहुत ज्यादा इन पर इनको रोकने वाला कोई नहीं होता उतना प्रभावशाली जो इनको रोक सके। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती, हम दो में चलेंगे कि कब से जो है अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर बढ़ने लगा। तो एक 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी तक अंग्रेज क्या किए, सिर्फ व्यापार का रखते थे। यहाँ पर मुगल साम्राज्यों का चलता था भारत में, जो ये कह देते वही करना पड़ता अंग्रेजों को भी। लेकिन 17वीं शताब्दी जब खत्म होता है, 17वीं शताब्दी जब खत्म होता है, 17वीं शताब्दी मुगलों का समय, मुगलों का राज भारत पर मुगलों का राज था। लेकिन इसके बाद और औरंगजेब की जैसी मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है 1707 ईस्वी में, तो 18वीं शताब्दी चल आया। अब 18वीं शताब्दी जो है, 18वीं शताब्दी में जब तक 17वीं शताब्दी तक मुगलों का जब समय चल रहा था तो उस समय तक ठीक था। 18वीं शताब्दी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बाद जो शासक आते हैं वो उतने मतलब होते नहीं हैं, क्या कहते हैं, फर्रुखसियर जो होते हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो इनके हाथों से जो मतलब मुगलों का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे, जिससे क्या हुआ, उनको संभालना मुश्किल हो गया। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। क्या हुआ? टुकड़ों में बंटने लगा। मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा, जिससे अंग्रेजों को क्या हुआ, बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को जीतना, उस पर राज करना मुश्किल था अंग्रेजों के लिए। लेकिन छोटे छोटे जब टूट जाते थे तो इन पर विजय पाना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान होता था।
तो जैसे ही 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पर बढ़ने लगा। इसी क्रम में जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो थे, इन्हीं टुकड़ों में मैसूर ये छोटे टुकड़े थे, बहुत छोटे टुकड़े। मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, तो ये छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े थे। इसके बाद कुछ बड़े टुकड़े भी टूटे थे इसमें से, तो हैदराबाद। तो इन सबको अंग्रेज आसानी से जीतने, मतलब आसानी से, मतलब उनको मिल गया कि हाँ अब मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, और ज्यादा ही छोटे छोटे टुकड़े में टूटते जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है इन सबको विजय पाना, इन पर व्यापार करना इनके जरिए। और बड़े टुकड़ों में क्या नाम आता है, तो बड़े टुकड़ों में जो टूटे राज्य, वो मतलब वो क्या कहते हैं, प्रांत उस समय के राजा, वो थे बंगाल के बाद अवध के बाद पंजाब। इन सबको हम एक एक करके पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। बंगाल हो गया, अवध हो गया, पंजाब हो गया, और क्या, हाँ बस ये सब जो थे बड़े टुकड़े थे और ये छोटे टुकड़े थे। अब इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बंगाल को पढ़ेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों ने क्यों इतना ज्यादा ध्यान दिया। कहा जाता है कि एशिया में जितना भी सामान जाता था अंग्रेजों के पास, उसका 60% सामान इसी बंगाल से जाता था। और बंगाल क्यों इतना फेमस है, क्यों मतलब उस समय अंग्रेजों के लिए सोने का चिड़िया हुआ करता था, वो हम अभी पढ़ेंगे। उस समय के बंगाल में बंगाल, उड़ीसा, बिहार तीनों साथ में हुआ करता था। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बंगाल को पढ़ेंगे कि कैसे बंगाल में, मतलब बंगाल का किस तरीके से अंग्रेज कब्जा किए, क्या इम्पोर्टेंस था बंगाल का, वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं क्या, बंगाल। तो बंगाल क्यों फेमस था, तो पूरे एशिया का एक मिनट चौक, तो कहने का मतलब है पूरे एशिया का 60% व्यापार पूरे एशिया का 60% व्यापार सिर्फ बंगाल से होता था। पूरे एशिया का 60% व्यापार जो है बंगाल से होता था, इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। और मतलब इस पर जो है पहले मुगलों का ही शासन चलता था बंगाल पर भी। लेकिन क्या हुआ, जब लगभग 1700 ईस्वी में जो है, 1700 ईस्वी में लगभग 1700 ईस्वी में क्या हुआ, अजीम उस शान जो था, मतलब मुगल प्रांत से 1700 ईस्वी में अभी औरंगजेब है, तो वो मतलब अपने भाई अजीम उस शान के जो सूबेदार थे, उनके कहने पर इनको क्या कहते हैं, मुर्शिद कुली खां को, लगभग 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल के दीवान नियुक्त किए गए। क्या किए गए, बंगाल के दीवान नियुक्त किए गए। इनके कहने पर अजीमुस्तान औरंगजेब नियुक्त किए, इनको नियुक्त हुए। बाद में इन्होंने, यानी मुर्शिद कुली खान ने बाद में इन्होंने
बोला कि नहीं, बंगाल में मतलब बाद में ये क्या किए कि 1717 ईस्वी के आसपास, 1717 ईस्वी में ये क्या हुए कि बंगाल को स्वतंत्र एक प्रांत घोषित कर दिए, स्वतंत्र राज्य कर दिए कि ये किसी राजा के अधीन नहीं है। बंगाल को बंगाल को बंगाल को बंगाल को स्वतंत्र बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर खुद को नवाब बना दिया, खुद को नवाब बनाए और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई थी। तो 1727 मृत्यु तक शासन किए। क्या किए? शासन किए। 1727 ईस्वी मृत्यु तक शासन किए। कौन किए? तो यही मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल जैसे एक प्रांत था मुगलों का, तो प्रांत से अलग कब हो गया? 1717 ईस्वी में, जब मुर्शिद खां खुद को एक स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिए। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र नवाब तो खुद को घोषित कर दिए, लेकिन क्या किए कि ये अथी देना चालू रखे, क्या कहते हैं, तो जो सालाना टैक्स होता है वो मुगलों को पहुंचाते रहे। उस समय का बंगाल जो है, ये आप जान लीजिए, उस समय का बंगाल जो है, बंगाल उड़ीसा और बिहार को साथ में लेकर था। बंगाल में वो बिहार को शामिल करने वाले थे 1733 ईस्वी में। मतलब बिहार जो है बंगाल से कब जुड़ा? 1733 में बंगाल का एक भाग बनाया। कौन बनाया? तो यहाँ के गवर्नर 1733 में शाह शुजा, 1733 में शाह शुजा ने बिहार को बंगाल का भाग बनाया। कौन बनाया? बंगाल का भाग बनाया। 1733 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि शाह शुजा कौन हो सकते हैं। तो शाह शुजा उस समय के मुर्शिद कुली खां के दामाद थे और ये नवाब थे नए कि 1727 में मृत्यु हो जाती है उनकी। क्या कहते हैं इनकी? 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नवाब बनते हैं शाह शुजा, उनके दामाद। अब आगे इसको रख करते हैं, 1 मिनट का पॉज। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे बंगाल का प्रशासन कैसे चलता था, यानी बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था, कैसे चलता था, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या पढ़ना है हमको? तो बंगाल का प्रशासन, बंगाल का प्रशासन। आप सबको याद होगा कि बंगाल को स्वतंत्र प्रांत बनाने वाला, स्वतंत्र नवाबों का प्रांत बनाने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां। तो क्या है कि बंगाल का प्रशासन पहले कैसे चलता था मुगलों के समय में? तो मुगलों ने क्या किया कि बंगाल का 1700 ईस्वी का बात है लगभग, तो अजीम उस शान को बंगाल का सूबेदार बनाया। क्या बनाया? सूबेदार बनाया। बंगाल का सूबेदार बनाया। कौन? मुगलों ने। क्या बनाया? मुगलों ने। पहले कैसे चलता था और बाद में कैसे चला 18वीं शताब्दी में, उसको भी जानना है। तो पहले क्या था? एक सूबेदार हुआ करता था और एक दीवान हुआ करता था। तो अजीम उस शान सूबेदार थे और क्या कहते हैं, ये मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में क्या बने थे? मुर्शिद कुली खां
खां, मुर्शिद कुली खां क्या बने थे? तो मुर्शिद कुली खां दीवान थे। मुर्शिद कुली खां बंगाल के दीवान थे पहले, 1700 ईस्वी का बात है। मुर्शिद कुली खां दीवान थे। दीवान से 1717 ईस्वी में सूबेदार और दीवान में अंतर क्या होता है? तो दीवान जो होता है, दीवान का काम होता है सिर्फ टैक्स वसूलना, मतलब किसी पर टैक्स है किसी चीज पर तो उसका टैक्स लेना, जाने के लिए टैक्स लेना, कुछ सामान बेचने के लिए टैक्स लेना, वो दीवान का काम होता है। और सूबेदार का काम होता है, इससे ऊंचा पोस्ट होता है सूबेदार, तो इसका काम था कि सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बंगाल के सुरक्षा को सुनिश्चित करना, क्या करना है सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना है, इससे ऊंचा का पद है लगभग। मतलब इसको भी मुर्शिद कुली खां को भी डायरेक्शन ये अजीमुस शान ही देते थे। अजीमुस शान कौन है? तो वही औरंगजेब का भाई है। तो मुर्शिद कुली खां दीवान थे। अब क्या है, ये क्या कहते हैं, 1717 में क्या हुआ कि फर्रुख सियर क्या थे? मुगलों के औरंगजेब के बाद आने वाले थे। ये क्या, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और अब जो सत्ता पर बैठे हैं मुगलों में वो है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है वो इनको यानी मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाते हैं। बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार बनाते हैं। और 1717 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार बने और मतलब 1-2 महीने ही रहे मुश्किल से सूबेदार, उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए कि नहीं, अब बंगाल का शासन किसी और के हाथों से नहीं चलेगा, हम खुद बंगाल के गद्दी पर बैठ के और यहाँ का शासन चलाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है मतलब मुगलों को यानी फर्रुख सियर को क्या किया कि मतलब टैक्स देना, सालाना जो टैक्स होता है वो देना चालू रखा। लेकिन फर्रुख सियर का बारे में हम पहले ही बताए हैं कि कैसे इनके फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता था, जिसके वजह से दीवान लोग मुर्शिद कुली खां ये सब बहुत नाराज हुए क्योंकि इनको मतलब उतना कमाई नहीं होता था, रेवेन्यू कम होने लगा था इसलिए। तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर क्या किया, इनको बंगाल का सूबेदार बनाया और 1717 ईस्वी के 1-2 महीने ही रहे, फिर क्या बन गए, बंगाल के नवाब। फिर क्या बन गए, बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कुछ ही महीनों में क्या बन गए, तो बंगाल के नवाब बन गए। और नवाब बन के इन्होंने क्या क्या काम किया है वो पढ़ेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे कि बंगाल में कौन कौन से नवाब हुए हैं, 10-11 हैं, तो उनको हम उन सब के नाम को हम याद रखेंगे। क्रम पूछ लेता है कि इन नवाबों को क्रम में लगाइए, कौन पहले कौन बाद में, तो हम क्रम देख लेंगे। क्रम के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो नवाब है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको रब करते हैं, 1 मिनट का पॉज। चलिए, तो हम देख चुके हैं कि कैसे पहला नवाब बनते हैं मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में। और वो क्या करते हैं, वो मुर्शिद कुली खां को ही बंगाल में वंशानुगत शासन को चालू करने वाला नवाब कहा जाता है। अब हम क्या जानेंगे कि बंगाल के कुछ प्रमुख नवाबों के बारे में। बंगाल के जितने भी नवाब हुए उनके बारे में हम जानेंगे। क्रम पूछ लेता है इसलिए। तो पहला नवाब तो आप सबको पता है कि 1717 ईस्वी में कौन बने थे, मुर्शिद कुली खां। कौन बने थे, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कब से कब तक, 1717 से 1727 तक। मुर्शिद कुली खां कब से कब तक, 1717 से 1727 तक। तो मुर्शिद कुली खां के बाद आता है सुजाउद्दीन
मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आता है? शुजाउद्दीन, जो इन्हीं का दामाद था। शुजाउद्दीन 1717 में मृत्यु हो जाती है। तो भाई शुजाउद्दीन कब से कब तक रहता है? 1727 से 1739 तक। 1739 तक इस शुजाउद्दीन रहता है बंगाल का नवाब। शुजाउद्दीन के बाद कौन बनता है? तो शुजाउद्दीन के बाद इनका एक अक्षम बेटा था, मतलब ज्यादा अति नहीं हो पाया, तो इन्हीं का एक बेटा था सरफराज खां। कौन? सरफराज खां। तो खां ये ज्यादा दिन नहीं, 1739, आज 1739 से 1740 ईस्वी तक ही रहे, यानी 1 साल ही रहे, 1 साल भी मुश्किल से। तो सरफराज खां के बाद बनने वाले गवर्नर कौन थे? तो सरफराज खां के बाद गवर्नर बोल रहे हैं, सॉरी, नवाब सरफराज खां के बाद बनने वाले थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कब से कब तक? तो 1740 से 1756 ईस्वी तक के रहे। कब तक? 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां रहे। ये भी एक फेमस नवाब है, इनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ये एक अच्छे नवाब, मतलब लोकप्रिय नवाब हुए। चलिए, अलीवर्दी खां के बाद आने वाले कौन थे? तो अलीवर्दी खां के बाद आने वाले थे सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। इसके बारे में भी पढ़ना है, सिराजुद्दौला। ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, इसलिए ये कुछ लगेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम जो है कोई ऐसा नहीं छोड़े क्वेश्चन जो ना आए, या मतलब जानकारी पूरा लेना है। सिराजुद्दौला के बाद आने वाले कौन थे? तो सिराजुद्दौला के बाद आने वाले थे सिराजुद्दौला के बाद आने वाले थे मीर जाफर। कौन आने वाले थे? मीर जाफर। और ये कब से कब तक? 1757 से सिराजुद्दौला 1756 से 1757 लिखने 1757 से 1760 ईस्वी तक। ठीक। मीर जाफर के बाद कौन आए? मीर कासिम। मीर जाफर के बाद आए मीर कासिम। और ये कब से कब तक? तो 1760 से 1763 ईस्वी तक। 1760 से 1763 ईस्वी तक रहे। फिर एक बार मीर जाफर बने। कौन बने? फिर एक बार मीर जाफर बंगाल के नवाब बनाए गए। कौन? मीर जाफर। और मीर जाफर जब इस बार बंगाल के नवाब बनाए गए तो 1763 से 1765 ईस्वी तक रहे। और 65 में फरवरी महीना में मीर जाफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मीर जाफर के बाद कौन आए थे? तो मीर जाफर के बाद आए थे, इधर लिखते हैं, इधर जगह नहीं, 8 हो गए, 9। मीर जाफर के बाद आने वाले थे क्या कहते हैं, 1 मिनट रुके। तो मीर जाफर के बाद आने वाले थे नजमुद्दौला। कौन आने वाले थे? नजमुद्दौला। मीर जाफर के बाद आने वाले थे नजमुद्दौला, जो बंगाल के नवाब बने। नजमुद्दौला कब से कब तक ही रहे थे? तो 1765 से 1767 ईस्वी तक के रहे थे। 1765 से 1767 तक रहे थे। और इसके बाद जो आए थे वो थे मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला कौन थे? मुबारक-उद-दौला थे। और ये 1767 से, मतलब 1767, इनका जो है कई किताबों में अलग अलग समय काल दिया जाता है, लेकिन इनका कोई समय काल मतलब प्रमाण नहीं मिलता है कि सही थे। कई किताब में दिया जाता है कि मुबारक-उद-दौला जो थे अंतिम नवाब, वो 1770 से 1775 तक थे। फिर बीच में 1767 से 1770 कहाँ गया वो भी जानना है। तो इसलिए किताब इनके समय काल का प्रमाण नहीं दे पाता है। तो चलिए
अब इसको रब करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनके बाद समय काल लिख दिए। इनका क्रम पूछ लेता है तो क्रम आपको याद रखना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बंगाल का महत्वाकांक्षा, बंगाल से क्या क्या फायदा होता था अंग्रेजों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिटा देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, बंगाल का महत्व। बंगाल अंग्रेजों के लिए क्यों सोने का चिड़िया था। बंगाल का महत्व, बंगाल का महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि यहाँ की जो जमीन थी, यहाँ की जमीन कैसी थी, उपजाऊ थी। यहाँ की जमीन फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ क्यों थी, क्योंकि गंगा नदी, पता है आप सबको, बंगाल में ही जाती है। तो गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा जो है बहुत उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ पर फसल ज्यादा होगा। फसल ज्यादा होगा यानी उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू आएगा। इस वजह से क्या होता था, रेवेन्यू आता था उनको ज्यादा, यहाँ से पैसा यहाँ से उनको ज्यादा आता था, रेवेन्यू आता था। प्लस क्या है कि बंगाल में मतलब समुद्र पास में था, तो क्या होता था, समुद्र के किनारे, समुद्र से, बंगाल की खाड़ी थे ना, तो समुद्र से व्यापार आसान होता था। समुद्र से व्यापार आसान होता था। ये भी था एक। फिर समुद्र से व्यापार करना आसान होता था। फिर ये क्या थे, बंगाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था इन लोगों के लिए, क्योंकि बंगाल में जैसे दूसरे राज्य में जाते, दूसरे प्रांत में जाते, तो वहां पर छोटे छोटे राजाओं का शासन हुआ करता था, तो वो जो है इन अंग्रेजों को दिक्कत पहुंचाते थे। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई छोटे छोटे राज्यों का, मतलब छोटे छोटे राजाओं का इनको ये दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि था ही नहीं। तो छोटे राज्यों के प्रभाव न होना, छोटे राज्यों का उनके प्रभाव न होना, ये भी एक वरदान था इनको, मतलब इनके व्यापार के लिए। फिर और इनका क्या इम्पोर्टेंस था, क्योंकि यहाँ से ही कपड़ा का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे, कपड़ा का। आपको पता है कि पूरे एशिया में या पूरे यूरोप में बंगाल जो है बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है, तो कपड़ा जो है बंगाल से आसानी से जाता था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे जो गवर्नर हम लिखे थे, उन गवर्नर में से जो मुख्य गवर्नर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते नहीं है, इसी में पढ़ लेते हैं और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। तो हम पहला कौन सा गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मुर्शिद कुली खां कौन था, आप सबको पता है कि मुर्शिद कुली खां कौन था। तो क्या कहते हैं, फर्रुख सियर द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसके बाद तो ये अपने आप को अंतिम स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया था ना। अंतिम सूबेदार जो कौन नियुक्त किए थे, अंतिम सूबेदार थे जिन्हें फर्रुख सियर नियुक्त किया था। कौन, जिन्हें फर्रुख सियर नियुक्त किए थे, नियुक्त किए। फर्रुख सियर कौन थे, उस समय के मुगल के राजा थे, अंतिम सूबेदार था। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद हम देखेंगे मुर्शिद कुली खां जो अंतिम सूबेदार है, इसके बाद स्वतंत्र नवाब बन जाते हैं। और इसने कृषि में मतलब क्या इनके कुछ रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, सुधार, इनके कुछ सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत क्या कहते हैं, सुधार कि क्या परिवर्तन किए, इनको क्यों मतलब लोग पढ़ते हैं। तो तकावी ऋण, कृषि में तकावी ऋण का व्यवस्था लाने वाले
लाने वाले यही थे। तकावी ऋण क्या होता है? तो तकावी ऋण होता है एक प्रकार का लोन होता है। क्या होता है? लोन। मतलब किसी को खेती करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो देने के लिए यही लाए थे। कृषि में तकावी ऋण का व्यवस्था करने वाले ये मुर्शिद कुली खां ही थे। उसके बाद मुर्शिद कुली खां क्या सुधार किए? तो कृषि में इजारेदारी प्रथा को, जमींदारी में इजारेदारी प्रथा, जमींदारी में इजारेदारी प्रथा को लाने वाला कौन था? तो यही थे। इजारेदारी प्रथा क्या होता है? तो टेंडर, एक तरीके का टेंडर। मतलब क्या कहते हैं, जैसे हमको कोई गांव हो गया, बंगाल का ही कोई गांव हो गया, सूतानती गांव को ले लेते हैं। किसी गांव का नाम है सूतानती। अब अंग्रेज बोली लगाया कि इस गांव से हमको इतना टैक्स, मतलब इस गांव से सबसे ज्यादा टैक्स हमको कौन देगा? तो कोई बोली लगाया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो जो 4 लाख लगाया उसको क्या किए कि जो अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, उसको टेंडर दे दिए कि इस गांव से तुम क्या करोगे, कैसे टैक्स वसूलोगे, हमको कोई अति नहीं, हमको सिर्फ साल के अंत में 4 लाख रुपया चाहिए इस गांव से। तो ऐसे करके टेंडर दे दिया करते थे। उसके बाद क्या किया इम्पोर्टेंट और सुधार? तो इसने ढाका के स्थान पर, ढाका के जगह पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। किसको? मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। ढाका के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? तो मुर्शिदाबाद को। तो मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया ढाका के स्थान पर। यहीं तक खत्म करते हैं, अब आगे बताएंगे, टाइम हो गया है। ओके, बाय।